आजादी के बाद से वार, जियोपॉलिटिक्स, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद पाकिस्तान करीब हर साल 6% के रेट से इंक्रीज किया कई दशक तक। 1990s में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से करीब डबल था और 1980s में दुनिया भर में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तारीफ होने लगी। यहाँ तक साउथ कोरिया जैसे कई देशों ने इनकी इकोनॉमी पॉलिसी को कॉपी किया अपने कंट्री में। आज की हालात को देखकर ये यकीन नहीं होता ना, क्योंकि आज पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ऑलमोस्ट आधा है। इवन बांग्लादेश भी आज इकोनॉमिकली पाकिस्तान से आगे है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तान पैसे के लिए वॉशिंगटन में अपना प्रॉपर्टी बेच दिया, दुनिया भर से कर्जा ले लिया, चाय कम पीने के लिए कह रहा है, रात 8 बजे के बाद लाइट ऑफ करके बिजली बचा रहा है। तो अभी सवाल ये है कि एक टाइम पे पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना आगे था, वो आज इतना गरीब कैसे बन गया? कौन रेस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक बर्बादी के लिए? 1950 से लेकर आज तक का पूरा इकोनॉमिक हिस्ट्री एनालाइज करके इस जवाब का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 230। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी। 1958 में मिलिट्री जनरल आयुब खान ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट बने। इनके शासनकाल को पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह स्टेट कैपिटलिज्म को यूज किया। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सभी जगह डेवलपमेंट होने लगा। बिजनेस करना बहुत आसान कर दिया था। जबकि तब इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए 80 गवर्नमेंट ऑफिसर से परमिट लेना पड़ता था। उनको ये एडवांटेज था कि पंजाब का ज्यादातर फर्टाइल सॉइल वाला हिस्सा पाकिस्तान में था और यहाँ उन्होंने मैकेनिकल एग्रीकल्चर, साइंटिफिक फार्मिंग स्टार्ट किया और बहुत ही डेवलपमेंट ला दिया। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पाकिस्तान के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा थी। साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में भी काफी आगे निकल गए थे। इसीलिए 1960 से 80s के बीच में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 6% पर ईयर था और इंडिया का 4%। पर 1990 से इनका इकोनॉमी गिरने लगा। अब इकोनॉमिक बर्बादी के लिए 5 मेन रीजन है: बांग्लादेश पार्टीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, अनस्टेबल गवर्नमेंट, बिजनेस फैमिलीज, वार एंड लोन्स। तो पहला, बांग्लादेश पार्टीशन। आजादी के बाद पाकिस्तान का 2 हिस्सा था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट थी वेस्ट पाकिस्तान में और वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ, मतलब अभी के बांग्लादेश के साथ सौतेला बिहेव करते थे। पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट बजट का थोड़ा सा हिस्सा ही ईस्ट पाकिस्तान के लिए इन्वेस्ट करते थे। इसीलिए तब वेस्ट पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम 500 रुपए था और ईस्ट पाकिस्तान में करीब 300 रुपए। इसीलिए गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और 1969 में आयुब खान को पद से हटाकर याह्या खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। फिर 1970s में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ एक रात में करीब 5 लाख लोग मारे गए। पर वेस्ट पाकिस्तान ने बंगालीज को बचाने के लिए ज्यादा मदद नहीं किया। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में याह्या खान बुरी तरह हार गए। पर याह्या खान ने इस हार को स्वीकार नहीं किया और अपनी आर्मी भेजकर एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया, जिसमें 3 से 5 लाख लोग मारे गए और लाखों बंगाली रिफ्यूजीज इंडिया आ गए और इंडिया भी इस वार में शामिल हो गया, जिससे 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिला। इस जंग की कॉस्टिंग पड़ी पाकिस्तान को करीब 10 बिलियन US$। पाकिस्तान की एक मेन इनकम सोर्स था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो मेनली ईस्ट पाकिस्तान में था। पर अब वो सब हाथ से चला गया। पाकिस्तान का एक मेजर जीडीपी सोर्स कम हो गया। इन दोनों कारण से पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरने लगा। सेकंड रीजन, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इस जंग के बाद पाकिस्तान के लीडर बने जुल्फिकर अली भुट्टो। उन्होंने आयुब खान की जो कैपिटलिज्म पॉलिसीज थी उससे ऑपोजिट पॉलिसीज लाए, जिसके कारण इकोनॉमी और गिरने लगा। जैसे इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया, मतलब सारे बैंकिंग, इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स विदेश चले गए और करप्शन कई गुना बढ़ गया। उसके बाद 1977 में पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल मोहम्मद जिया-उल हक ने अली भुट्टो को अरेस्ट करके 2 साल बाद फांसी दिलवा दिया और वो प्रेसिडेंट बन गए। जिया-उल हक के कारण 1980s में पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगा। जीडीपी 6.5% रेट से बढ़ रही थी, तो जिया-उल हक ने 2 चीज किया। एक, डीनेशनलाइजेशन, मतलब पिछले गवर्नमेंट के ऑपोजिट प्राइवेट कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया, जिससे नई प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कंपनीज और इन्वेस्टर्स आने लगे देश में। फिर सोवियत अफगान वार के दौरान अमेरिका पाकिस्तान को करीब 5 बिलियन US$ दिया अफगान मुजाहिदीन को एस्टेब्लिश करने के लिए और उससे देश में काफी डेवलपमेंट हुआ। पर जिया-उल हक ने दूसरा स्टेप लिया, जो था गवर्नमेंट को इस्लामिक रूल से चलाना, शरिया लॉ लागू करना, जिससे बाद में इकोनॉमी में काफी नेगेटिव असर पड़ा। इसी से आते हैं हम थर्ड रीजन पर, जो है अनस्टेबल गवर्नमेंट।
1988 में जियाउल हक के डेथ के बाद कई सारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी और 1988 से 1999 तक 9 सरकार बनी इन 10 सालों में। इसी दौरान बेनजीर भुट्टो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी और नवाज शरीफ 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, पर कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमी को सुधार नहीं पाई, क्योंकि एक गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाती थी जो इम्प्लीमेंट करने से पहले ही नेक्स्ट ईयर दूसरी सरकार आ जाती थी और फिर से नई पॉलिसीज बनाती। इसीलिए लगातार गवर्नमेंट चेंज होने के कारण कोई भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और इकोनॉमी लगातार गिरने लगा। फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज होने का कारण है मिलिट्री डिक्टेटरशिप और पॉलिटिक्स में इस्लाम को ऐड करना। देश में गरीबी डबल हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छूने लगा था। यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में पाकिस्तान सबसे अनडेवलप्ड कंट्री में से था। इनका जीडीपी पर कैपिटा 1980s में जहां 7% था, वो घटकर 1990s में 4% आ गया और जीडीपी का आधा तो उनका विदेश में कर्जा था। फिर 1998 में न्यूक्लियर टेस्टिंग के कारण पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगा दिया, जिससे विदेश से कोई फाइनेंशियल मदद मिलना बंद हो गया था और हालात और बदतर हो गई। और उसी दौरान 1991 में जब इंडिया में सिर्फ 3 हफ्ते के लिए फॉरेन रिजर्व बाकी था, तब मनमोहन जी ने इकोनॉमी पॉलिसीज को चेंज किया, सभी कंपनीज को फ्रीडम दे दिया बिजनेस करने के लिए, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ के पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया। 4th रीजन, बिजनेस फैमिलीज। पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ ही बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल हक ने कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिर्फ 22 बिजनेस फैमिलीज कंट्रोल करते हैं। ये लोग पाकिस्तान की 66% इंडस्ट्रियल एसेट और 87% बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं। मतलब पैसा पब्लिक या गवर्नमेंट के पास है ही नहीं तो देश डेवलप कैसे होगा। ये कुछ बिजनेसमैन पाकिस्तान गवर्नमेंट और मिलिट्री के बहुत क्लोज है, जैसे जहांगीर तरीन, जिनका एक मेन रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे, और उनका मेन बिजनेस है चीनी। जी हाँ, चीनी, जो पाकिस्तान का एक मेन इंडस्ट्री है। और सभी पॉलिटिशियंस जैसे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई भी इन शुगर बिजनेस में है, इसीलिए इन शुगर बिजनेसेस को काफी सब्सिडी दिया जाता है सिर्फ अपने फायदे के लिए, जबकि ये पैसा दूसरे बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए खर्च किया जा सकता था। 5th रीजन, लोन एंड वॉर। 1988 से पाकिस्तान IMF के पास लोन मांगने 12 बार गया और इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास सिर्फ 1 बार गया है। कोई भी गवर्नमेंट देश चलाने के लिए अगर सिर्फ लोन के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसका गिरना निश्चित है। फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बने और तब से 2021 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी मेनली दुनिया भर से लोन लेकर किसी तरह से चलता रहा, जिसका ज्यादातर कर्जा अभी तक चुका नहीं पाए। साथ ही कश्मीर पाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं कि डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसा बचता नहीं। इसके अलावा 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार, 1971 में बांग्लादेश वार, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। अब अगर पिछले 2 सालों की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो उसके कई रीजंस हैं, जैसे 2022 की रशिया यूक्रेन वार, जिसमें ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गया और पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरा खाली हो गया। फिर 2022 में जो फ्लड आया उसमें 3.3 ट्रिलियन रुपीस का लॉस हुआ। साथ ही पुअर गवर्नेंस और लो पर कैपिटा प्रोडक्शन के कारण आज पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो हमारे जिंदगी को और बेहतर कर सके आसान भाषा में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।